नमस्कार। वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर का हमारा जो विषय है पूर्व गुप्त काल में आर्थिक प्रगति। पूर्व गुप्त युग से जो हमारा तात्पर्य है वो है मौर्य साम्राज्य के पतन और गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष के मध्य 500 वर्षों से है। इस युग को शुंग, सातवाहन, कुषाण काल यानी 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के नाम से भी जाना जाता है। लगभग एक शताब्दी पूर्व तक ये समझा जाता था कि मौर्यों के बाद भारत की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, लेकिन नवीन खोजों और विशेष रूप से पुरातात्विक साक्ष्यों से यह जानकारी मिली कि मौर्योत्तर युग आर्थिक संपन्नता का युग था। हालांकि यह युग कुछ हद तक राजनीतिक अस्थिरता का भी युग रहा, एक सूत्रता की कमी रही, लेकिन फिर भी ये युग अप्रत्याशित समृद्धि का परिचायक रहा। इस युग में वैदेशिक व्यापार, वाणिज्य एवं श्रेणियों की मजबूती ने आर्थिक प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया। लौह तकनीक के विकास और कृषि के विस्तार ने अनेक उद्योगों और शिल्पों को विकसित स्थिति में ला खड़ा किया। इस युग की मुख्य विशेषता मौद्रिक अर्थव्यवस्था का जबरदस्त विकास था। मौद्रिक यानी मुद्रा संबंधी। दूसरी बड़ी विशेषता भारत का रोम के साथ फलता फूलता व्यापार। तीसरी विशेषता नगरीकरण यानी नगरों का तेजी से विकास। चौथी विशेषता इस काल में भारत के अनेक बंदरगाहों की सक्रिय स्थिति। और पांचवी विशेषता इसमें हम देखें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप देशों से भारत के घनिष्ठ संबंध होना था। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस काल में शिल्प और व्यवसाय कौन कौन से प्रचलित थे और इनका विकास किस प्रकार से हुआ। 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक शकों, कुषाणों, सातवाहनों का भारत के शिल्प और व्यवसाय के इतिहास में चरम उत्कर्ष का काल था। इस काल में शिल्प और व्यवसाय का बहुत अधिक विकास हुआ। मिलिंद पनिहो नामक ग्रंथ में 75 व्यवसायियों का उल्लेख है। वहीं महावस्तु में 36 व्यवसायी संघों का उल्लेख है। मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु स्मृति, इनमें भी अनेक व्यवसायों और उद्योगों का वर्णन हमको प्राप्त होता है। कुषाण कालीन स्थलों के उत्खनन से बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, धातु के समान, हाथी दांत और शीशे के समान प्राप्त हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि इस काल में शिल्प और उद्योग विकसित अवस्था में थे। सबसे पहले हम जानेंगे वस्त्र उद्योग के बारे में। प्राचीन काल से ही हम देखें भारत वस्त्र उद्योग में अग्रणी देशों की श्रेणी में आता है। रुई, रेशम, लेनन, पटसन, ऊन आदि वस्त्र के प्रमुख रेशे थे। इनमें रेशम और सूती वस्त्रों की बहुत प्रसिद्धि थी। सूती वस्त्र उद्योग में के कई प्रसिद्ध केंद्र थे। बंगाल का सूती वस्त्रों के केंद्र के रूप में उल्लेख हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। इसी प्रकार पेरिप्लस में भी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ये पुस्तक है, उसमें बंगाल की मलमल का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। पाणिनि ने भी रेशमी वस्त्रों को कोशे की संज्ञा दी है। तो संभवतः रेशम के साथ सूती वस्त्रों का प्रयोग भी निर्यात किया जाता था। कुछ दस्तकार अपने सहयोगियों के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार करते थे और अन्य शिल्पी संघ में संगठित थे। ये तो हुआ वस्त्र उद्योग, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग उन्नत अवस्था में था। दूसरा हम देखते हैं धातु उद्योग के बारे में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भारत के उद्योग के विषय में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। पेरिप्लस में भारत के लौह उद्योग को काफ़ी उन्नत
बताया गया है, क्योंकि मगध में लौह धातु बड़ी मात्रा में उपलब्ध था और यहाँ से उसे बाहर भी भेजा जाता था। और मगध के उत्कर्ष में भी लौह उद्योग का बहुत बड़ा हाथ था। लोहे के अतिरिक्त भारत में अन्य धातुओं का प्राय अभाव था। प्लिनी लिखते हैं कि भारत में कांसा और सीसा बाहर से आयात किया जाता था और तांबा राजस्थान के अतिरिक्त दक्षिण और हिमालय की तलहटियों में भी मिलता था। इस युग में सोना भी कम मात्रा में उपलब्ध था। भारत के कुछ पूर्वी प्रदेशों में सोने के स्रोत थे। दक्षिण भारत के मालाबार में सोना पाया जाता था। चरक संहिता और श्रुत संहिता में सोने चांदी के बर्तनों के उपयोग का उल्लेख हुआ है। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक उत्खननों में तक्षशिला, भीटा आदि स्थलों से स्वर्ण रजत के आभूषणों की प्राप्ति भी हुई है। इस काल में सोना कम मात्रा में हमको प्राप्त होता है, विदेशों से इसको आयात किया जाता था। तीसरा उद्योग हम देखते हैं हाथी दांत का उद्योग। पेरिप्लस में हाथी दांत से बनी कंघियों, बालों में लगाई जाने वाली पिनों, तलवारों की मूठ आदि का उल्लेख हुआ है। तलवारों की कलात्मक मूठ बनाने में हाथी दांत का उपयोग होता है। महाभारत में प्राग ज्योतिषपुर के राजा द्वारा युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ के अवसर पर हाथी दांत की मूठ वाली तलवार भेंट किए जाने का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। भड़ौत से हाथी दांत की बनी वस्तुओं का निर्यात होता था। इसके बाद रत्न एवं गुड़िया उद्योग। ईसवी सन की आरंभिक शताब्दियों में हम देखें तो भारत से रत्नों मोतियों की मांग रोमन साम्राज्य में बहुतायत से निर्यात हो रही थी। इससे भारत का रत्न उद्योग बहुत अधिक विकसित हुआ। प्लिनी भारत में पाए जाने वाले बहुमूल्य रत्नों की एक सूची भी देते हैं। इसमें पन्ना, गोमेद आदि जो रत्न हैं वो उसमें लिखे हुए हैं। और 4 बड़े केंद्र थे इस समय मोती आदि निकालने के, जैसे मन्नार की खाड़ी, पाक, जलडमरू मध्य और बंगाल। यहाँ पर और पुन्नाटा का उल्लेख हमको पन्ना मिलने के स्थान के रूप में मिलता है और ये संभवतः कोयम्बटूर जिले में रहा होगा। गोमेद और कार्नेलिय रत्न दक्षिणी भारत से निर्यात किए जाते थे। तो इस तरह से यहाँ पर रत्न उद्योग और बनके का उद्योग, गुड़िया उद्योग जिसे कहा जाता है, वो एक उन्नत अवस्था में था। अब हम देखते हैं श्रेणियों के बारे में। श्रेणियाँ व्यापार की प्रगति एवं विस्तार में श्रेणियों का बहुत बड़ा हाथ है। श्रेणियाँ यानी शिल्पियों का संगठन। जितने भी शिल्पी थे उन सब ने अपनी अलग अलग श्रेणियाँ बना ली थी। समकालीन जो बौद्ध साहित्य है उसमें हमें श्रेणियों के संगठन, कार्यों और महत्व के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। जैसे सोने का कार्य करने वाले सोवर्णिक, उनकी एक श्रेणी थी। चादर बनाने वाले उन की श्रेणी थी। हाथी दांत का कार्य करने वाले मणिहार, इत्र विक्रेता, घी विक्रेता, गुड़ विक्रेता, पानी विक्रेता, लड्डू विक्रेता, हलवाई, आटा बनाने वाले। इस तरह समकालीन अभिलेखों में अनेक श्रेणियों का उल्लेख हमको मिलता है, जैसे धानिक, कुलरिक, कोलिक, गांधिक आदि। इन श्रेणियों के अतिरिक्त इन उद्योगों से संबंध वर्गों को शिल्पायतन भी कहते थे। लोहार, तांबा पीटने वाले, ठठेरे, पीतल बनाने वाले, रांगे के कारीगर, शीशे का काम करने वाले इनमें प्रमुख थे। श्रेणियाँ जो थी माल के उत्पादन और उस पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण बढ़ गई थी, क्योंकि बढ़ती हुई मांग के अनुरूप शिल्पी इन श्रेणियों से जुड़ते गए और बड़ी बड़ी श्रेणियाँ जो हैं ये बनती गईं। अब हम देखते हैं कि श्रेणियों की वैधानिक स्थिति क्या थी। श्रेणियों के नियम, कानून के समान इनको मान्यता प्राप्त थी।
मनु की जो व्यवस्था है उसे स्पष्ट है कि जो व्यक्ति श्रेणी धर्म का पालन ना करे राजा उसे दंड दे। याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी श्रेणी के साथ किए गए समझौते का उल्लंघन करने वाले की संपत्ति जब्त करने और उसे देश निकाला देने की व्यवस्था है। तो श्रेणियाँ अपने लिए नियम स्वयं बनाती थीं और राज्य उनका पूरा सम्मान करता था। राजा भी उनके नियमों के विपरीत कोई कानून नहीं बना सकता था। ये तो हुई इनके वैधानिक स्थिति की बात। अब हम देखते हैं ये श्रेणियाँ क्या कार्य करती थी। श्रेणियाँ जो थी अपने व्यवसाय से संबंधित वस्तु के उत्पादन और वितरण का कार्य करती थी। इसके अतिरिक्त जो श्रेणियाँ हैं वो बैंकों की तरह का कार्य भी करती थी। वो अक्षय निधि जो होती थी, पैसा, उसको जमा करती थी और जमाकर्ता की इच्छा अनुसार ब्याज किसी धार्मिक या पुण्य कार्य में लगाती थी। इस काल के अनेक अभिलेखों में श्रेणियों के पास विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति हेतु धन जमा करवाने का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। जैसे कि नासिक की गुहा संख्या 10 में उत्कीर्ण एक लेख में नहपान के प्रांतीय शासक ऊषभदात द्वारा इस क्षेत्र के भिक्षुओं के वस्त्र आदि एवं भोजन व्यय हेतु 3000 कारशापण जुलाहों की श्रेणी के पास 12% ब्याज की दर पर जमा कराने का उल्लेख है। तो लोगों को श्रेणियों की ईमानदारी और स्थिरता पर विश्वास था। तैयार माल की गुणवत्ता का निर्धारण और मूल्य तय करने का कार्य भी श्रेणियां स्वयं करती थी, ताकि शिल्पियों के हितों के साथ ही उपभोक्ता को भी उत्तम गुणवत्तापूर्ण वस्तु उचित मूल्य पर प्राप्त हो सके। और दिलचस्प बात यह है कि श्रेणियां अपने सदस्यों के निजी जीवन में भी दखल देती थी। विनय पिटक से हमको ज्ञात होता है कि श्रेणियां अपने सदस्यों एवं उनकी पत्नियों के बीच कुछ परिस्थितियों में मध्यस्थता कर सकती थी। आर्थिक दृष्टि से इस काल में श्रेणियां जो थी बहुत सशक्त थी, अतः वो स्वयं भी धर्मार्थ दान आदि देती थी। ये हुए इन श्रेणियों के कार्य। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार का था इस काल में।